जाटव समाज का राष्ट्रीय नेतृत्व बहन कुमारी मायावती बुद्धिस्ट नहीं है, वो भी नहीं है, उनके परिवार का भी नहीं है, हालांकि फॉलो करती है लेकिन फॉलो करती है। मेरी बेटी की शादी उन्हीं के परिवार में हुई है, वो बाकायदा उनके पिताजी मायावती के पिताजी भगवान बुद्ध की फोटो लाए तो उन्होंने कहा बौद्ध धर्म से करेंगे, हमने बौद्ध धर्म से, इसी जगह बौद्ध धर्म से मेरी बेटी की शादी हुई। बिजनेस करना कौन सा, जब हल्दीराम भुजिया बेच सकता है, जब बीकानेर क्या नाम है पीनट बेच सकता है, तो रीतू पकौड़े क्यों नहीं बेच सकती है? रीतू जो है वो पकौड़े बेचे या तेल गरम करे या कुछ करे, लेकिन इस सरकार के कान में तेल गिर देगी मोदी जी को, अब नहीं तो थोड़े दिन बाद को लोकतंत्र में विरोधियों की बात सुननी पड़ेगी। और अगर आप विरोधियों की बात नहीं सुन सकते हो, आप विपक्ष को दबाना चाहते हो, विपक्ष की बात को दबाना चाहते हो, तो इसका मतलब आप लोकतंत्र के हत्यारे हो। जिस प्रकार से रीतू को रोज वहां से गिरफ्तार किया जाता है, उनके तमाम साथियों को गिरफ्तार किया जाता है, और फिर 2 घंटे बाद क्या नाम है प्रोफेसर रीतू को और SHO माफी मांगकर छोड़ देता है। तो ये लोकतंत्र की, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही थी, तब एक प्रोफेसर डॉक्टर रीतू सिंह थी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 नंबर गेट पर खड़े होकर के इन मनुवादियों की आंख में आंख मिला करके रोज 6 महीने तक क्या नाम है इनको, वो सुबह को आती थी, ये भगाते थे, वो आती थी, वो भगाते थे, अंततः रीतू जीती और ये मनुवादी हारे। हम बुद्धिस्ट हैं, हम बहुत बौद्ध धर्म के उसमें जा रहे हैं, लेकिन पक्के बुद्धिस्ट नहीं है अगर बात करी जाए। नहीं तो इस देश के अंदर जाटव समाज भी अपने आप को बुद्धिस्ट का मानता है, पता नहीं कौन मानता है भाई। अगर जाटव रहो, अगर बुद्धिस्ट बनना है तो पूरा आपके नाम के पीछे जाटव है। हाँ, मैं आप अपने आप को बुद्धिस्ट मानते हैं? नहीं, मैं बुद्धिस्ट नहीं मानता। यही तो सवाल है। मैं बुद्धिस्ट इसलिए नहीं मानता। बाबा साहब ने बुद्धिस्ट बनने के लिए 56 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया और अपने तमाम अनुयायियों को कहा बुद्धिस्ट बनो। लेकिन आज तक जाटव समाज ही बुद्धिस्ट नहीं है, जाटव समाज का राष्ट्रीय नेतृत्व बहन कुमारी मायावती बुद्धिस्ट नहीं है, वो भी नहीं है, उनके परिवार का भी नहीं है, हालांकि फॉलो करती है लेकिन फॉलो करती है। मेरी बेटी की शादी उन्हीं के परिवार में हुई है, वो बाकायदा उनके पिताजी मायावती के पिताजी भगवान बुद्ध की फोटो लाए तो उन्होंने कहा बौद्ध धर्म से करेंगे, हमने कहा बौद्ध धर्म से, इसी जगह बौद्ध धर्म से मेरी बेटी की शादी हुई। अच्छा, मायावती परिवार में बच्ची है आपकी? हाँ, मेरी बेटी है, उनकी बहन के बड़ी बहन के, अच्छा, बड़ी बहन के लड़के को जो है मेरी बेटी है। तो क्या समस्या नजर आती है? समस्या ये नजर आती है, लोग बाग जो है ना, अभी हमारी महिलाएं जो है ना, जिस दिन महिलाएं हमारी समझ जाएंगी उस दिन पक्के बौद्धिस्ट बन जाएंगे हम। हमारी महिलाएं, आज जो है शिवरात्रि है, आपकी होंगी तो समझेंगी, पड़ोसी की। आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि महिलाएं आपकी होंगी, बीवी आपकी होगी तो समझेगी। हाँ, बच्चे आपके होंगे तो समझेंगे। बिल्कुल। जब आपके है ही नहीं तो कैसे समझेंगे? कैसे समझे बताओ? मेरी बीवी मेरी है, वो खड़ी पीछे, वो पीछे खड़ी मोबाइल लेके समझती है। हाँ, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अपने घर से समझाओ ना पहले। बिल्कुल घर से समझा रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ। 2 साल क्यों करते हो आप? हमारी जो अपनी कमियों को क्यों बताते हो? बता रहा हूँ, हमारी जो महिला है ना जी, अगर उनसे कहे कि ये हिंदुओं के त्योहारों को मत मानो, हमारी महिला क्या करती है, हमारे से लड़ेंगी फिर। अरे पैसे तो आप ही देते हो ना। अरे घी लाने के लिए, रुई लाने के लिए, दिया लाने के लिए, तस्वीर लाने के लिए पैसे आप ही देते हो। ये सच्चाई है। आदमी किस लिए देता है यार, घर में कलेश ना हो। अरे बीवी आपकी होगी तो मानेगी ना। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। आपके साथ बिल्कुल सच्चाई है, मानेगी पंडित की, मानेगी पंडित की। सही क्या मतलब है? क्या मतलब है? दूसरों को कर रहे हो आप। बिल्कुल सही बात है आपकी। जाटव साहब, अब जाटव समाज जो बाबा साहब के फोटो को पुष्पांजलि करता है, आदरांजलि करता है, ये दोगलापना छोड़ना पड़ेगा। मैं खुद जाटव हूँ, मैंने दोगलापना छोड़ दिया। पीछे बीवी खड़ी है कैमरा। अब देखो मेरा जो पोता है ना जी, मैं अपने पोते को जो है ना, बिल्कुल अभी जो है ना 22 तारीख को झंडे लगाए जा रहे थे राम के, मेरी पूरी गली में झंडे लगे तो मेरा पोती कहने लगी पापा सारी गली में झंडे लगे हुए हैं। पापा, अरे सामने लगाना फ्रंट पे यार। पापा सारी गली में झंडे लगे हुए हैं राम जन्म के 22 तारीख के, मुझे पैसे दे दो झंडा लगाना। मेरे पोता जो आ रहे हैं उसने प्रियांशु ने, मेरे पोते ने कहा ऊपर छत पे से फेंक दूंगा अगर झंडा जो लग गया। उसने 4 झंडे जो है बाबा साहब के उसके लगाए मेरे पोते ने। अच्छा, 7-8 साल के बच्चे हैं। केस ना हुआ तुम पे? जेल चले जाते? नहीं, जेल से जाने से तो हम डरते ही नहीं है, जेल जाने से तो डरते ही नहीं है, शुरू से आदत पड़ी है जेल जाने की। जब रामविलास पासवान के साथ रहे, जब भी जेल जाते थे करनाट प्रेस से जंतर मंतर। रामविलास पासवान को तो दोगला कहते थे लोग। हाँ, वो दोगला थे पहले। उन्होंने, तुम भी दोगले, हम भी उनके साथ रह गए। नहीं, हम दोगले आप नहीं है, हमारे हम दोगले नहीं है, पक्के होते। दिल्ली में रहते कितने सालों के? दिल्ली में रहते हुए? दिल्ली तो हमारा जन्म ही दिल्ली का। 4 आदमी नहीं जानते तुम्हें? हमारा दिल्ली में ही जन्म है। 4 आदमी नहीं जानते तुम्हें? हाँ, नहीं जानते होंगे। अरे मेरे घर में कितने कोई जानो है ना? कोई शिकल से जानो है? सबने मना कर दी। मैं जानता हूँ। एक ने बोला है बस। वो तो जानेंगे। सारे दिल्ली के बाहर क्या जी, इसलिए नहीं जानते। हम पक्के दिल्ली के हैं। जाटव साहब, मेरा कहने का मतलब ये था कि आप लोगों ने अपना पूरा जीवन लगाया है समाज के लिए। अब ऐसा क्या है कि 2024 में ये माना जा रहा है कि इस बार अगर चुनाव में अगर बहुजन समाज के लोग नहीं आए तो आने वाले समय में राजनीति खत्म हो जाएगी बहुजनों की? बिल्कुल 100% खत्म हो जाएगी जी। हमारे लोग जो है ना पक्के नहीं है, वो देखते हैं किधर
कौन सी पार्टी हमें फायदा पहुंचा रही है। अब राशन की लाइन में 22 करोड़ आदमी राशन की लाइन में वो 82 करोड़ आदमी राशन की लाइन में लगा हुआ है। उस राशन का फायदा उठा रहे हैं, उस राशन को सोच रहे हैं ये हमें जो है मोदी जी जो है ये हमें जो दे रहे राशन बंद हो जाएगा, नहीं तो अगर हमने मोदी को वोट नहीं दिया था। ये हमारे लोगों की सोच हो गई है। अरे राशन तो हमारे लोगों का ही है, राशन तो 5 किलो है, 5 किलो कितने बच्चे और वो हमारे लोगों का ही है, हमारे लोग नहीं देते क्या इनकम टैक्स। चलिए यहाँ पर हमारी 3 पीढ़ियाँ खड़ी है। हेलो पत्रकार महोदय सुन लीजिए एक बार ढंग से। यहाँ पर हमारी 4 पीढ़ियाँ खड़ी हैं। मुझसे मेरे पिता तुल्य बाबूजी खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, मेरा बेटा मुझसे बहुत छोटा है, और मेरी पोती की उम्र का एक और बच्चा है खड़ा है। आइए अब जरा चर्चा कर लेते हैं कि दादा पोते पर भारी या पोता दादा पर भारी। क्या नाम है? प्रियांशु। पकौड़े बेचते हो बहुत जोर से आप? हाँ। क्यों? क्योंकि नौकरी नहीं है उन पे। नौकरी किस पे नहीं है? डॉक्टर ऋतु। तो पकौड़े आप काहे बेच रहे भाई? नौकरी उनकी नहीं, पकौड़े आप बेच रहे हो। उनके समर्थन। आप क्यों नहीं लगाते आवाज पकौड़े की? नहीं, पकौड़े की आवाज हम भी लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या लगता है, क्या कारण नजर आता है? क्या कारण नजर आता है पकौड़े बेचने का? थोड़ा आगे आओ, बताओ। अरे बोलो बेटा। उनको पढ़ाई चाहती थी, अब इस लेवल पे आ चुकी है, अब पकौड़े बेचने पड़ रहे हैं उनको। ओहो, पढ़ाई चाहती थी इस लेवल पर आ गई हैं कि अब उनको पकोड़े बेचने पड़ रहे हैं। साथ में भाई राहुल नागपाल जी, इनसे भी जान लेते हैं। पकोड़े बिचवा रहे हो भाई छोटी बहन से, ये शोभा देता है? नहीं, बिजनेस करना कौन सा, जब हल्दीराम भुजिया बेच सकता है, जब बीकानेर क्या नाम है पीनट बेच सकता है, तो रीतू पकोड़े क्यों नहीं बेच सकती है? बेच सकती है ना। और फिर प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि पकोड़ा बेचना एक व्यापार है। तो देश के राजा का हुक्म मानना प्रजा का दायित्व है। तो हमारी बहन प्रोफेसर रीतू सिंह पीएचडी करने के बाद में अगर पकोड़े बेच रही है तो वो वही काम कर रही है जो सरकार कह रही है। तो ये काम तो 10वीं के बाद ही कर सकती थी क्या? भाई साहब 10वीं के बाद वो बोर्ड पे लिख सकती थी पीएचडी पकोड़े वाली, नहीं ना। आज आप जो यहाँ पकोड़े वाली भी आज आप पूछ रहे हो ना। हाँ। आज अगर आप एक महत्वपूर्ण पत्रकार होकर के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से महत्वपूर्ण सवाल कर रहे हो और ये विषय महत्वपूर्ण बन रहा है, तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस विषय महत्वपूर्ण है, पीएचडी पकोड़े वाली। तो ये पीएचडी शब्द जो जुड़ा है तब ये महत्वपूर्ण बना है। अगर पीएचडी शब्द नहीं जुड़ा होता, कहते कि 10वीं फेल पकोड़े वाला का, हट बे कौन पूछ रहा तुझे? तो 10वीं पकोड़े पढ़ा लिखा आदमी अगर कोई व्यापार भी करेगा, बिजनेस भी करेगा, मजदूरी भी करेगा, तो पढ़े लिखे तरीके से करेगा। तो ये बात आप समझ लो पत्रकार बंधु के रीतू जो है वो पकोड़े बेचे या तेल गरम करे या कुछ करे, लेकिन इस सरकार के कान में तेल गिर देगी मोदी जी को। अब नहीं तो थोड़े दिन बाद दवाओं में ला पाओगे, सुननी पड़ेगी और नहीं सुनेंगे। अरे सुन तो लो, तुम तो सुन लो पहले भाई, वो जब तुम ही नहीं सुने तो वो कहाँ से सुनेगा? हम ये कह रहे हैं कि सुननी तो पड़ेगी। लोकतंत्र में लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आपको लोकतंत्र में विरोधियों की बात सुननी पड़ेगी। और अगर आप विरोधियों की बात नहीं सुन सकते हो, आप विपक्ष को दबाना चाहते हो, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हो, तो इसका मतलब आप लोकतंत्र के हत्यारे हो। जिस प्रकार से रीतू को रोज वहां से गिरफ्तार किया जाता है, उनके तमाम साथियों को गिरफ्तार किया जाता है, और फिर 2 घंटे बाद प्रोफेसर रीतू को और एसएचओ माफी मांग कर छोड़ देता है। तो ये लोकतंत्र की ताकत है, ये रीतू की ताकत है, उनके साथियों की ताकत है। और आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूँ कि जो सपना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, बुद्ध ने, कबीर ने, नानक ने, रैदास ने, फूले ने, साहू ने, अम्बेडकर ने और कांसीराम ने देखा था, माता सावित्रीबाई फूले और तमाम हमारी महिला रमाबाई ने देखा था, वो सपना साकार हो रहा है रीतू के रूप में। और जो लोग इस आंदोलन से अभी इसमें शामिल नहीं है ना, वो एक इतिहास का हिस्सा बनने से अपने आप को रोक रहे हैं। जो लोग घरों में बैठे, आइए निकलिए, इस बहन का, इस बेटी का साथ दीजिए, और निसंकोच रूप से ये आने वाले समय में एक माइलस्टोन साबित होगा, मील का पत्थर साबित होगा। रीतू को लोग, मैं एज ए कवि, एज ए साहित्यकार, एज ए पत्रकार पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूँ कि आने वाले 100 साल के बाद में रीतू ने आज क्या करा है ये आज आकलन नहीं होगा, आज कॉपियां नहीं जांची जाएंगी, आज इतिहास के पन्नों में नहीं लिखा जाएगा। कालखंड में जब मैं और आप नहीं रहेंगे, जब ये तमाम बच्चे नहीं रहेंगे, जब कभी कोई इतिहासकार कॉपी लिखेगा और तब कहेगा कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही थी, तब एक प्रोफेसर डॉक्टर रीतू सिंह थी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 नंबर गेट पर खड़े होकर के इन मनुवादियों की आंख में आंख मिला करके रोज 6 महीने तक इनको वो सुबह को आती थी, ये भगाते थे, वो आती थी, वो भगाते थे, अंततः रीतू जीती और ये मनुवादी हारे।